सो वेलकम बैक टू विंग्स ए गुडान गाइस। मैं आपके साथ आज फिर से लेके आया हूँ अपनी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वाली सीरीज़ को। आज ये हमारा दूसरा टॉपिक है। मेरे पहले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि कैसे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर की एप्लीकेशंस आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। मोर ओवर मैंने आपको क्वेश्चन के कोर रूट्स बताए थे, बताया था कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होएगा तो हम अपने माइंड में कैसे एनालाइज कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं कि वो क्या बोलना चाहता है अपनी स्टोरीज के थ्रू, अपनी एनिमेशंस के थ्रू। आज हम उसी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे सो दैट हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपना लेक्चर या अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फ्रेंड्स, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उससे भी पहले मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे सबसे पहले पाइथागोरियस थ्योरम। फाइन। तो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए स्पेशली मैं बता दूं, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। फाइन। मैंने कल ही कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट्स हों, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के कंसेप्ट्स हों, सारे के सारे हमने कहाँ पढ़ने हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज मेरे पास ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, जो राइट एंगल है बी पे, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि भैया जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। बस इतनी सी है मेरी पाइथागोरस थ्योरम, जो आपको समझनी बड़ी जरूरी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फाइन। अब पाइथागोरस थ्योरम में ये हाइपोटेन्यूज क्या चीज है, ये बेस क्या चीज है और ये ऑल्टीट्यूड क्या चीज है, आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो जहां पे भी मेरा ट्राइंगल राइट एंगल्ड होगा, उसके जो अपोजिट वाली साइड होगी, जो भी उसके अपोजिट वाली साइड होगी, उसको मैं बोलूंगा हाइपोटेन्यूज। क्या बोलूंगा? हाइपोटेन्यूज। तो ये वाली साइड मेरी क्या बन गई फ्रेंड्स? हाइपोटेन्यूज वाली साइड। फाइन। पहली बात ये कि हाइपोटेन्यूज पहचानने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, मुझे परपेंडिकुलर वाली साइड के बिल्कुल सामने देखना है, वो मेरी हाइपोटेन्यूज वाली साइड बन जाएगी। और इससे भी सिंपल है कि मैं सीधा देख लूं कि मुझे अपने ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी दिख रही है। अगर इसमें समझ नहीं आ रहा, सपोज ये एक ट्राइंगल है ना, तो एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी, सबसे बड़ी साइड जो मुझे दिख रही है वो मेरी क्या बन जाएगी? हाइपोटेन्यूज। बस इतना सही है। फाइन। तो हमने ये पहचानना सीख लिया कि मेरी हाइपोटेन्यूज वाली साइड कौन सी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। फिर से बनाते हैं एक अपना राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, ए बी सी। तो हाइपोटेन्यूज वाली साइड मुझे पता चल गई, जो सबसे लंबी साइड है या फिर जो परपेंडिकुलर के सामने है, अपोजिट है। अब जिस भी साइड में दो चीजें कंटेन होंगी, सपोज ये मेरा एंगल थीटा है, ये मेरा एंगल थीटा है, कोई भी मेरा एंगल है, तो जो साइड 90 डिग्री वाला एंगल और थीटा वाला एंगल दोनों एंगल अपने अंदर कंज्यूम कर लेगी, उसे हम मानेंगे अपना बेस। क्या मानेंगे? अपना बेस मानेंगे। इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? अगर इसी ट्राइंगल को मैं ऐसे बनाऊं, बी सी ए, इस ट्राइंगल में तो मैंने बोला कि जो मेरा बेस है वो है BC, पर कभी कभी आपको वहां बुक पे लिखा होगा कि बेस AB है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बेस AB कैसे हो गया। तो यही ट्रिक लगाएंगे हम कि परपेंडिकुलर और थीटा जहां पे इंक्लूड होने वाला है वो बनने वाली है हमारी बेस। फाइन। तो ये बन गई हमारी बेस। अगर थीटा यहां पे है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज, और जो बच जाता है उसे हम परपेंडिकुलर मानते हैं। ठीक है। वैसे इस ट्राइंगल में बेस मैंने क्या बताया? 90 डिग्री वाला एंगल कंज्यूम कर लिया इसने, थीटा भी कंज्यूम कर लिया अपने साथ। ओके, दैट इज द साइड दैट कंटेन्स बोथ 90 डिग्रीज एंड द थीटा इज कॉल्ड एज और इट्स रेफर्ड एज बेस। फाइन। तो जैसे मुझे बेस मिल गई, मुझे हाइपोटेन्यूज पहले से पता था, तो एक ही साइड बच गई ट्राइंगल की, वो मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर। ओके, अब कंफ्यूज मत होना, दिस इज परपेंडिकुलर साइड, this is hypotenuse, fine, again this is perpendicular side.
तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए जो 3 चीज़ें मुझे चाहिए थी वो तीनों की 3 मुझे मिल गई। मतलब अगर मेरे पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज ये फिर से मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ, इस बार एक्स वाई जेड, अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ तो मुझे पता चल गया कि ये वाली साइड मेरी क्या है, बेस है, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज और ये वाला मेरा परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर, या फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 2 में 3 ऐड करो या 3 में 2 ऐड करो, मैथ बड़ा ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आंसर हमेशा 5 आने वाला है। तो मैं ये पहले लिखूँ ये बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सपोज इसी डायग्राम में वो मुझे बता देता है कि जो मेरी बेस है, अगर मुझे कोई क्वेश्चन आता है सपोज, जहां वो मुझे ऑलरेडी बता देता है कि एक्स वाई जेड ट्राइंगल में मेरे पास जो बेस है दैट इज 4 सेंटीमीटर्स, मेरे पास जो परपेंडिकुलर है दैट इज 3 सेंटीमीटर्स, और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इस ट्राइंगल में अब मेरे पास हाइपोटेन्यूज क्या होने वाला है। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में कोई 2 साइड्स दी होती हैं और एक हमसे पूछ लेता है एग्जामिनर, तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। फाइन, यहां भी हम वही यूज करेंगे। हमें ऑलरेडी पता है क्वेश्चन मार्क या फिर हाइपोटेन्यूज कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। हम यहाँ अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं है तो h का h इज इक्वल टू बेस हमारे पास 4 सेंटीमीटर्स दी है तो 4 का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड में 3 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 3 3 जा 9। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दैट इज, अब 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इसको ऐसे कर लो या तो आप इसको ऐसे कर लो, दोनों तरीके हैं इसको लिखने के मैथ्स में। फाइन, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो जो 25 का, सॉरी ये कट जाएगा यहाँ से क्योंकि ये तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, जो 25 का अंडर रूट किसका होता है, ये 5 का, और ये स्क्वायर कटा, यहाँ से भी मेरे हाइपोटेन्यूज 5 निकल गया। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हमने ये निकाल लिया कि अगर मेरे पास कोई बेस दी है या मेरे पास कोई ऑल्टीट्यूड दिया है तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, फाइन। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे कर दूं, इसी क्वेश्चन में मैं अपने वेरिएबल्स को अगर चेंज कर दूं, सपोज मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं कि मेरे पास हाइपोटेन्यूज है 5, लेट्स से मेरे पास बेस 4 है लेकिन मुझे मेरा ऑल्टीट्यूड नहीं पता, और ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये बताओ कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड किसके बराबर है। तो कुछ नहीं करना, देखो यहाँ से हाइपोटेन्यूज भी निकलता है, वैसे ही परपेंडिकुलर भी निकल सकता है, वैसे ही ऑल्टीट्यूड भी निकल सकता है, माइनस परपेंडिकुलर और ऑल्टीट्यूड तो सेम ही चीज़ है ना, परपेंडिकुलर एंड बेस लिया यहाँ, तो परपेंडिकुलर ऐसे निकलेगा, वैसे ही हमारा बेस भी निकल जाएगा, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कुछ नहीं किया मैंने, हाइपोटेन्यूज जब निकालना था तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, जब मुझे परपेंडिकुलर निकालना था ये यहीं पे रहा, हाइपोटेन्यूज के साथ ये जब उठ के इक्वल टू के इस साइड आया तो ये माइनस हो गया, वो वैसा वहाँ का वहाँ रहा। मैथ में आर्ट्स वाले बच्चों को मैं बता दूँ, इक्वल टू के इस साइड जो चीज़ प्लस हो रही होती है वो इक्वल टू के इस साइड आके माइनस हो जाती है, वैसे ही इक्वल टू के इस साइड जो चीज़ माइनस हो रही होती है वो इक्वल टू के इस साइड आके प्लस हो जाती है, वैसे इक्वल टू के इस साइड जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है, सॉरी या मल्टीप्लाई हो रही होती है, वो यहाँ आके डिवाइड हो जाती है, और वैसे ही जो चीज़ यहाँ पे स्क्वायर बन रही होती है वो यहाँ के अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फाइन। जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू 3c है, तो अगर मैं यहाँ से अपना b निकालना चाहूँ या a निकालना चाहूँ तो मैं लिखूँगा a इज इक्वल टू 3c माइनस बी, क्योंकि b इक्वल टू के इस साइड प्लस हो रहा था तो इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा, माइनस। फाइन। अब बच्चे बोलेंगे सर अब ये क्या पढ़ा रहे हो, इतना बेसिक सा बिल्कुल, तो मैं उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ जिनका मैथ बड़ा ही कमज़ोर है, और उन बच्चों के लिए भी पढ़ा रहा हूँ जिनका मैथ ऑलरेडी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आने वाले टाइम पे
आज के लेक्चर में अब मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी सीखने वाले हैं और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये कोर बेसिक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के हैं ये एक्चुअली डेवलप कहाँ से हुए हैं। फाइन, तो चलते हैं आगे। वैसे ही अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है a इंटू बी इज इक्वल टू सी और यहाँ पे फिर से a निकालना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा c अपॉन बी, क्योंकि b यहाँ इक्वल टू के इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा था तो इक्वल टू के उस साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड। वही मैंने आपको बताया। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इसी से मैंने क्या किया, हाइपोटेन्यूज थ्योरम में परपेंडिकुलर का फॉर्मूला भी निकाल दिया और बेस का फॉर्मूला भी निकाल दिया। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को, देखो। अब मेरे पास मुझे फॉर्मूला पता है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये h है यहाँ पे, ये यहाँ पे p है और ये यहाँ पे b, दैट इज बेस, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर। सो मुझे अब क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। तो मैं लिख दूंगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो मुझे पता नहीं है। h का स्क्वायर क्या होएगा, 5 का स्क्वायर। b का स्क्वायर क्या होएगा, बेस का स्क्वायर, दैट इज 4। p स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, p स्क्वायर इज इक्वल टू 9। नाउ p स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 और p स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। मैं किसी भी मेथड से करूँ मेरा p क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 3, जो हमें ऑलरेडी पता था। ठीक है, तो मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम सिखा दी। पहले क्वेश्चन में मुझे परपेंडिकुलर गिवन था, बेस गिवन था, मैंने हाइपोटेन्यूज निकाल दिया था। उसके बाद जो मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें मुझे हाइपोटेन्यूज गिवन था, बेस गिवन थी और मैंने परपेंडिकुलर निकाल दिया। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करनी आ गई है। चलो ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे कुछ फॉर्मूलेज मेरे साथ, जैसे साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है और टैन थीटा क्या होता है। कुछ और भी पढ़ेंगे। पहले हम इनको देखते हैं कि इसका ट्राइंगल के अंदर क्या मतलब है। तो आपके साथ फिर से मैं ले आता हूं अपना राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, ए बी सी। फाइन, ठीक है। अब फ्रेंड्स सपोज ये मेरा थीटा है। अब ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो मुझे ऑलरेडी पता है कि थीटा और बेस, थीटा और 90 डिग्री के बीच में जो साइड है वो क्या होने वाली है, मेरी बेस। ओके, दैट इज B फॉर बेस, दिस इज P फॉर परपेंडिकुलर एंड दिस इज H फॉर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको मैं H ले लेता हूँ। ये पूरा का पूरा ये मेरी बेस है, सब्स्टिट्यूटेड बाय B। अच्छा, ये आप एक्स वाई जेड ले लो, ठीक है, नहीं तो कोइंसाइड कर जाएंगी चीज़ें। ट्राइंगल हम कौन सा ले लेते हैं, एक्स वाई जेड। फाइन, और ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, ये मेरी बन गया P। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फाइन, वैसे ही कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, मतलब कि अगर इसी क्वेश्चन में मुझे ये पूछ लेंगे कि सपोज हाइपोटेन्यूज मेरे पास फिर से 5 है, कलर चेंज कर लेते हैं, 5 है, परपेंडिकुलर मेरे पास 4 दिया था और बेस मुझे 3 दी थी। इसी क्वेश्चन में मुझे अगर पूछ लेते हैं कि तंजोत व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन थीटा हियर, सो साइन थीटा का फॉर्मूला मुझे पता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और उसकी वैल्यू ऑलरेडी मुझे गिवन है, दैट इज 4 अपॉन 5। तो मैं निकाल सकता हूं कि मेरे इस क्वेश्चन में साइन थीटा किसके बराबर है। तो मेरे इस क्वेश्चन में साइन थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। ठीक है, वैसे ही अगर कोई मुझे पूछ ले कि कॉस थीटा किसके बराबर है इस क्वेश्चन में, तो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 5, तो मेरी कॉस थीटा की वैल्यू भी निकल गई। इसी क्वेश्चन में अगर मुझे कोई पूछ ले कि टैन थीटा किसके बराबर है, अगेन टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज परपेंडिकुलर इज 4, बेस इज 3। तो मैंने तीनों चीज़ों के आंसर निकाल दिए, साइन थीटा का भी, कॉस थीटा का भी और टैन थीटा का भी।
अब आप बोलोगे सर ये तो याद करना पड़ रहा है मुझे, तो मैंने जो ट्रिक याद की है वो भी आपको बता देता हूँ मैंने कैसे याद रखा हुआ है। दैट इज सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में गलत भी कर देते हैं। कॉस थीटा शायद गलती करके बेस की जगह परपेंडिकुलर ना लिख दें, टैन थीटा में कोई गलती ना कर दें, तो इसलिए वो ये ट्रिक भी याद रख सकते हैं। ये ट्रिक कुछ नहीं है, एक महज एक सेंटेंस है, दैट इज सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। सो वो पूरे टैंडम में ही मैंने दिया हुआ है। सम मतलब साइन थीटा, पीपल मतलब परपेंडिकुलर, हैफ मतलब हाइपोटेन्यूज, मतलब उनका फर्स्ट जो लेटर है वो कोइंसाइड कर रहा है, वो सेम है। तो जब साइन थीटा दिमाग में आया तो मैं ये सोचता हूँ कि सम पीपल हैव मतलब इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। जैसे अगर मेरे दिमाग में आता है कि साइन थीटा क्या चीज़ है, कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो मैं फटाफट सम पीपल हैव, अच्छा कॉस थीटा का अच्छा कर्ली ब्लैक हेयर, और टैन थीटा का टू प्रेजेंट ब्यूटी, तो फटाफट से मेरे दिमाग में आ जाता है। इसलिए मुझे वो बड़ा वाला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमने बचपन से ही याद किए हुए हैं कि कईयों ने, किसी ने सम पंडित हर हर बोले, कुछ ऐसे भी याद किए हुए, आप जैसे मर्जी याद कीजिए, बस मैटर ये करता है कि आपको याद रहना चाहिए। मौके पे फटाफट आपसे ने ये क्वेश्चंस इसकी मदद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब इसके अलावा याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो हमने पढ़ लिया साइन थीटा दैट इज इक्वल टू सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा कर्ली ब्लैक हेयर फाइन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टैन थीटा टू प्रेजेंट ब्यूटी। ये पूरा स्क्रीन पे आ रहा है, हाँ, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस फाइन। ये तीन चीजें हमें अच्छे से पता चल गई। अब साइन थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा, कोसेक थीटा, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। वैसे ही कॉस का उल्टा होता है सेक, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। वैसे ही टैन का उल्टा होता है कॉट, तो टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो एग्जाम में अगर आपको साइन कॉस टैन का क्वेश्चन ना पूछ के कोसेक सेक और टैन का क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आप उसका भी बड़ी इजीली आंसर दे सकते हैं। कैसे? अगर साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में इनवर्सली रिलेटेड है, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये वाली वैल्यू कैसे बन जाएगी? दैट इज 1 अपॉन पी बाई एच, दैट इज 1 डिवाइड बाई पी बाई एच, विच मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाई एच बाई पी, देयरफॉर आंसर विल बी एच बाई पी, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये मैंने ऐसे क्यों करके बताया, कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। ये बड़ा वाला डिवाइड शो कर रहा है और ये इसका इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है। ओके, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या निकाल दिया? हमने निकाल दिया देयरफॉर कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होने वाला है? एच अपॉन पी, मतलब सम पीपल हैव का उल्टा। वैसे ही कॉस थीटा का फॉर्मूला, सॉरी सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होने वाला है? एच अपॉन बी। वैसे ही हमारा कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होने वाला है? बी बाई पी। ओके, आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब। ठीक है, चलें आगे। तो आइए इसमें थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हल्के से, कि आपके वैसे भी आपके माइंड में ये सेट हो जाए चीज़ें। सपोज ये हाइपोटेन्यूज है मेरे पास, सपोज फिर से वही ले लेते हैं एग्जाम्पल 5 वाली। ये आ गया 5 4 3। ओके फाइन। अब इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछते हैं ये थीटा सपोज और ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये बड़ा ज़रूरी है थीटा, क्योंकि इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये डिसाइड करता है कि हमारी बेस कौन सी बनने वाली है। ये हमारा परपेंडिकुलर और ये जो बच गया वो हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछते हैं कि हमें बताओ कि कॉट थीटा किसके बराबर होगा, कि कॉट थीटा किसके बराबर होगा, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे? हमें पता है टैन थीटा किसके बराबर था? दैट इज 2 प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर टैन थीटा हमारा
प्रेजेंट, ड्यूटी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस था। हमें पता है टैन किसका उल्टा होता है, कॉट, या कॉट किसका उल्टा होता है, टैन। तो कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट्स इट। वो आंसर बनेगा, बेस हमारा 3 है, परपेंडिकुलर हमारा 4 है, तो आंसर आ गया 3/4। समझ आ गई? इट वॉज वेरी सिंपल। वैसे कोई और एग्जाम्पल उठा लें, अगर सपोज इसी क्वेश्चन में कोसेक थीटा किसके बराबर होएगा, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा मैंने आपको क्या बताया क्या होता है, सम पीपल हैव दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, दैट विल बी 5/4। वैसे इस क्वेश्चन में अगर आपको सेक थीटा पूछ लेंगे तो वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, कॉस होता है करली ब्लैक हेयर, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उल्टा हो जाएगा दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज इज 5 एंड बेस इज 3। फाइन। तो मैंने आपको क्वेश्चंस में एग्जांपल लेके भी बता दिया कि कैसे कॉट साइन टैन थीटा को डिफाइन किया जाता है एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। इसी में अगर आपको टैन पूछे, इसी में अगर आपको टैन पूछ ले तो कुछ नहीं करना, बोल देना हाँ टैन थीटा क्या हो जाएगा इसमें, दैट इज 4/3। श्योर है? हाँ। वैसे ही कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 4/5, साइन थीटा क्या हो जाएगा 4/5 एंड कॉस थीटा क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3/5। देखा? तो हमने कॉस, सेक, कोसेक, कॉट, टैन सब कर लिया और सीख लिया कैसे ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल्स में यूज होते हैं। अब फ्रेंड्स हमारी सिर्फ एक चीज बची है, वो है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कि कॉस, साइन और टैन ये जितने भी हमारे एंगुलर प्रोपोर्शंस हैं ये किस एंगल पे क्या आंसर देते हैं। तो चलते हैं आगे। मैं ऑलरेडी आपके साथ चार्ट पहले मैंने बना लिया था कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, यहाँ पे मैं टाइम ना वेस्ट करूँ, ना होने दूँ। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ बता रहा है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा की डिफरेंट एंगल्स में क्या वैल्यू है। ठीक है, अच्छा आपको मैं एक चीज और बता देता हूं इससे पहले कि जैसे हमने पढ़ लिया साइन कॉस का उल्टा है, साइन कोसेक का उल्टा है कॉस, सेक का उल्टा है टैन, कॉट का उल्टा है। वैसे एक और चीज पढ़ लो आप, वो ये है, dt कर देते हैं, वो ये कि जो टैन थीटा होता है हमारे पास, जो टैन थीटा होता है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, टैन थीटा क्या कहा जाता है, कि क्या कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है, इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हमें पता है कि टैन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है ना, तो इसलिए कॉट थीटा के आंसर क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू बन जाती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चाहे तो मैं आपको बड़े फॉर्मूले करवा सकता हूं, पर मैं आपको उतने ही करवा रहा हूं, एक तो जो आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए, और एक और चीज सोच रहा हूं कि जिससे आपके सारे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो नया फॉर्मूला हमने क्या पढ़ लिया, टैन थीटा होता है साइन बाय कॉस थीटा के बराबर, बड़ी सिंपल सी बात है। वैसे ही कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा के बराबर। ओके, चलते हैं आगे वापस अपनी टी रेशियोज की तरफ। अब फ्रेंड्स साइन थीटा में 0 डिग्री पे क्या वो साइन वैल्यू देता है, दैट इज 0 डिग्री। हाँ, साइन थीटा के 0 डिग्री वैल्यू क्या होती है 0, 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1/2, और 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1/√2। वैसे 60 पे √3/2, 90 पे 1। कॉस थीटा की 0 डिग्री पे 1, 30 डिग्री पे √3/2, 45 डिग्री 1/2, 60 पे 1/2, 90 पे 0 एंड सो ऑन। अब आप कहेंगे सर कि साइन थीटा की 0 पे 0 ही क्यों होती है, सर साइन थीटा की 45 पे 1/√2 ही क्यों होती है। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सब ऑलरेडी डिराइव की हुई हैं मैथ्स में, आपको मजबूरन इसे याद करना पड़ेगा, पर मैं आपको इसका ट्रिक बता दूंगा, आपको फिक्र नहीं करनी है। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा डाउट रह जाता है कि सर ये अगर वैल्यू आई तो आई कहाँ से, तो अगर आपको मैं कुछ एग्जांपल्स करके सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर से ठीक है, राइट एंगल एट बी, दिस इज ए बी सी। हम 45 डिग्रीज के एंगल को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे फटाफट। ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, पर आपकी कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए मेरे किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक के पार्ट में, तभी मैं आपको बताने लगा हूँ। थोड़ा सा तेज़ी में करेंगे ये फटाफट। तो सपोज ये 90 डिग्री है।
अब अगर 45 डिग्री निकालनी है तो ये 45 डिग्री एंगल लेना पड़ेगा, ये भी 45 हो जाएगा। फाइन, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल 180 के बराबर होते हैं। तो ये ट्राइंगल बन गया मेरे पास। अब सपोज मैं इस ट्राइंगल में, अब ये हमारा बेस है, ये आपको पता है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, मैं इस ट्राइंगल में लेट कर लेता हूँ कि मेरी ये वाली साइड x के बराबर है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली मेरी ये वाली साइड भी x हो जाएगी। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये एक थ्योरम है मैथ्स की कि जब भी दो इक्वल एंगल्स होते हैं एक ट्राइंगल के अंदर, तो उनके जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी हमेशा इक्वल होती हैं। तो इसके अपोजिट ये अगर मैंने x को लेट कर लिया, मान लिया चलो ये x है, y z कुछ भी मान सकते हो आप, तो अगर ये x मान लिया तो ये अपने आप x होगी। इसका मतलब परपेंडिकुलर मेरे पास क्या आ गया? x। बेस मेरे पास क्या आ गया? x। हाइपोटेन्यूज मुझे पता नहीं है, चलो निकाल लेते हैं। अगेन पाइथागोरस थ्योरम, आपकी तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे। दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू p वॉज x, b वॉज अगेन x, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर। फाइन, therefore h is equal to under root of 2x square, which is equal to under root of 2 into under root of x square, because under root of a into b is equal to under root of a into under root of b। ठीक है, ये मैं सारी एग्जांपल्स, ये रीजंस क्यों लिख रहा हूँ कि बच्चों जिनको नहीं पता, जो मेरे साथ ऐसे बच्चे जुड़े हैं जिनको मैथ्स का कुछ नहीं पता, उनको भी थोड़ी थोड़ी समझ इसमें से आ जाए। फाइन, तो ये रूट 2 का रूट 2 रहा, इसको तो हम किसी से काट नहीं सकते, पर स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाते हैं, तो ये बन गया x रूट 2। फाइन, ये मेरा आंसर आ गया। हाइपोटेन्यूज मुझे नहीं पता था, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दैट इज 2x स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कटा x बचा, रूट 2 का रूट 2 रहा, आंसर आ गया x रूट 2। तो हाइपोटेन्यूज का आंसर मेरे पास आ गया x रूट 2। अब साइन कॉस टैन आपको निकालना लगाना मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर इसी क्वेश्चन में मुझे पूछते हैं कि साइन 45 डिग्रीज क्या है, क्योंकि थीटा की जगह 45 आ गया है, ऑलरेडी आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट थीटा इज 45 डिग्री। फाइन, ये जो थीटा था मेरा, ये क्या बना है अभी, ये 45 डिग्री पे बात हो रही है, ठीक है। तो साइन 45 क्या हो जाएगा? साइन मतलब सम पीपल हैव, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? x, और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा मेरे पास? दैट इज x रूट 2। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, x कटा ये बन गया 1 बाई रूट 2। ये देखो ऑलरेडी साइन 45 डिग्रीज कितना है? 1 बाई रूट 2। ठीक है, चलते हैं आगे इसी क्वेश्चन में। अरे यार, हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर मुझे निकालना हो कि cos 45 कितना है, दैट इज कर्ली ब्लैक हेयर, बेस इज x, हाइपोटेन्यूज अगेन x रूट 2, x कटा ये भी आया 1 बाई रूट 2। अगर मैं tan, इसी क्वेश्चन में tan निकालूं तो अब देखो मैंने आपको tan क्यों समझाया था। tan क्या है बच्चे? tan थीटा मतलब tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 प्रेजेंट ब्यूटी विच इज इक्वल टू p बाय b। माई p इज x, माई b मतलब बेस इज ऑल्सो x, ये कटा ये 1 आया, मतलब कि tan 45 डिग्रीज मेरे पास कितना आया? 1 आया। अब इसी को अगर मैं ऐसे निकालता, जो शॉर्टकट मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, ये लेते हैं कि tan इज ऑल्सो इक्वल्स टू, tan थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फाइन, तो इस केस में अगर वो चीज मैं अप्लाई करूं तो tan 45 डिग्री बन जाएगा साइन 45 अपॉन कॉस 45। ऑलरेडी अभी हमने निकाला साइन 45 बास 1 बाई रूट 2 एंड कॉस 45 वॉज ऑल्सो 1 बाई रूट 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 बाई रूट 2 डिवाइड बाई 1 बाई रूट 2 विच इम्प्लाइज 1 बाई रूट 2 इंटू रूट 2 बाई 1, ये कटा
आंसर आया 1। तभी मैंने आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, हल्की सी सोचते हैं और देखते हैं हमने अभी तक क्या क्या सीखा। हमने सीखा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ओके हमें पता चल गया। उसमें हाइपोटेन्यूज होता है, बेस होता है, ऑल्टीट्यूड होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि साइन कॉस टैन को क्वेश्चन में कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको साइन कॉस टैन आ जाता है, दैट इज सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, अगर आपको ये सब आ जाता है तो साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक भी हो गया, कॉस का उल्टा सेक, वैसे कॉस और सेक भी हो गया, और टैन का उल्टा कॉट, वो भी हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ अपनी डायग्राम से तब भी उसका आंसर 1 आ रहा है, और अगर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ तब भी उसका आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ आती रहे, आपने भी कल को ऐसे ही सॉल्व करना है। तो इतना पता चल गया। तो हमने देखा कि हमारा tan 45 का आंसर क्या आया 1, cos 45 का आंसर आया 1/√2, sin 45 डिग्री का आंसर भी आया 1/√2। कुछ इसी तरह से हमारी टी रेशियोज को ऑलरेडी मैथमेटिशियंस ने निकाला है। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि ये आई कहाँ से और आती कैसे हैं। मैं आपको सारी इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि इसका आपको फ़ायदा नहीं है, कोई फन नहीं है, आपसे कोई पूछने नहीं वाला पेपर में कि ये कैसे आई, ये डिराइव कैसे हुई। अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू अपीयर फॉर JKSB एग्जामिनेशंस और एल्सवेयर एग्जामिनेशंस वेयर वी विल ओनली बी आस्क्ड अबाउट MCQ क्वेश्चंस, ओके, एंड दैट इज द रीजन आई एम हियर विद यू। तो ये टी रेशियोज को आपको याद करना ही पड़ेगा। अब कुछ ट्रिक मैं आपको याद करने के बताऊंगा इसको कि इस टी रेशियोज वाले चार्ट को याद कैसे करना है। ठीक है, साइन 0 0, साइन 30 1/2 आता है, साइन 45 हम निकाल चुके हैं। ठीक है, दैट इज 1/√2, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 91 होता है। अगर आपको ये फर्स्ट वाली लाइन याद हो जाती है तो आप ध्यान से देखें तो सेकेंड वाली लाइन को कुछ भी नहीं किया हुआ, इसका उल्टा किया हुआ। ये 1 जो एंड में आया था वो 1 यहाँ आ गया, 0 जो यहाँ आया था वो एंड में चला गया, √3/2 यहाँ आ गया, 1/2 यहाँ आ गया, और ये सेम टू सेम रहा। तो अगर मैं फर्स्ट वाली लाइन याद कर लेता हूँ, दैट इज इफ आई ओनली न्यू अबाउट साइन trigonometric ratios 0, 30, 45, 60 and 90, I could easily write the cos theta ratios. Fine, cos के मैं लिख सकता हूँ बिल्कुल, कैसे, उसको सीधे करके उल्टा लिख देना है। अब tan मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो फिर क्या है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा मतलब 0/1। ये कैसे आया, ये आया 0/1 से, दैट इज 0, ये निकल गया। tan 30 कैसे निकलेगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा जैसे 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, दैट इज डिवाइडेड बाय √3/2, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 2/√3, 2 कैंसिल, पीछे बचा 1/√3, ये भी हो गया। वैसे ही tan 45 कैसे, इनको आपस में डिवाइड करेंगे, साइन थीटा अपॉन cos थीटा 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 which implies 1/√2 multiply by √2/1, √2 कैंसिल, 1 आंसर आ गया। वैसे ही साइन थीटा बाय cos थीटा दैट इज √3/2 डिवाइड बाय 1/2, अगर आप इसको भी डिवाइड करोगे दैट इज √θ/2 डिवाइड बाय 1/2 मीन्स 2/1, 2 कैंसिल, √3, इसका भी आंसर आ गया। और इसका आ गया नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब नॉट डिफाइंड क्या होता है, देखो टाइन थीटा का होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज 1/0। तो जब भी 0 डिनोमिनेटर में आ जाए मैथ्स में वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, नॉट डिफाइंड। फाइन, ये भी प्रूव हो गया। तो मैंने आपको सिखा दी फर्स्ट लाइन याद कैसे करनी है। ठीक है, सेकेंड लाइन ऑटोमेटिकली आपने लिख ली, थर्ड लाइन अगर आपको भूल भी गई है तो आपने ये सॉल्व करके लिख ली, वेरी सिंपल। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, आपको पता है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कॉट का उल्टा टैन होता है। अगर 1/√3 है इसका उल्टा क्या होगा, √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3। वैसे ही सेक का उल्टा कॉस और कोसेक का उल्टा साइन। तो हमने ये पूरा का पूरा चार्ट क्या कर लिया, बहाने बहाने में याद कर लिया। बस मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे ये फर्स्ट वाला याद रहना चाहिए, ये फर्स्ट वाला मुझे याद रहना चाहिए, बाकी मैं इसलिए कर लूँगा याद। ठीक
ठीक है। ये चार्ट आपको कहीं भी मिल सकता है, किसी बुक में या यूट्यूब में या इंटरनेट में आराम से, ठीक है। लेकिन इसको याद कैसे करना है आपने देख लिया। साइन मुझे याद रखना है, कॉस उल्टा कर देना है, टैन में फॉर्मूला लगा देना है, और इन तीनों के उल्टे ये तीनों होते हैं कहीं ना कहीं, मैं आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ पिछली स्लाइड पे। तो हमने आज टी रेशियोज़ को भी याद कर लिया। देखा, यही थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, यही थे हमारे साइन कॉस टैन के कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको इस वीडियो में बताने थे। अब आइए चलते हैं अपने किसी क्वेश्चन की तरफ कि आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एज सच मेरे माइंड में भी कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं कोई। तो सपोज आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ खड़ा था, यहाँ खड़े थे हमारे शिपी ने यहाँ खड़े से दूर किसी पेड़ की तरफ देखा, दूर किसी पेड़ की तरफ देखा। जैसे ही उस पेड़ की तरफ देखा तो यहाँ पे एंगल बना 45 डिग्रीज। हमें पता था कि उस पेड़ का और शिपी जी का डिस्टेंस कितना है, कुछ भी मान लो, लेट्स से 100 मीटर्स, फाइन। अब हमें एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो आज जितने भी कंसेप्ट्स मैंने आपको पढ़ाए उन सबको यूज करके कैसे ये आंसर निकाला जाता है मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि शिपी जी ने लास्ट वाली स्लाइड में शिपी जी को दो ही चीजें चाहिए थी। क्या चाहिए था, कोई एक एंगल और कोई एक साइड। कोई एक एंगल जो था वो 45 डिग्री था, वो मुझे मिल गया। आई होप मेरी इससे पहले वाली वीडियो सबने देखी है, क्योंकि उसमें कराए हुए कॉन्सेप्ट में रिवाइज या रिपीट नहीं करने वाला, उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला है। तो चलते हैं सीधा, वो जो एक एंगल मुझे तीनों में से एक एंगल चाहिए था मिल गया, दैट इज एंगल थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। कोई एक लेंथ या डिस्टेंस चाहिए था, वो मुझे मिल गया 100 मीटर्स। अब मैं ये एनालाइज करूंगा कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या मिला। मुझे चाहिए हाइट, मतलब मुझे चाहिए कहीं ना कहीं अपना परपेंडिकुलर P, और मेरे पास गिवन है मेरी बेस, दैट इज B, ठीक है। तो साइन कॉस टैन को फटाफट से रिमेंबर कर लूंगा कि सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ड्यूटी। इसमें से परपेंडिकुलर और हाइट, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज नहीं चाहिए, बेस और हाइपोटेन्यूज वो भी नहीं चाहिए, हाँ परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। तो यहां से फटाफट मैं एनालाइज करके ये बता सकता हूं कि मेरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ नहीं करना, मैंने टैन थीटा का फॉर्मूला लगा देना बस। तो बस फिर क्या है, टैन थीटा आपको मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। यहां पे टैन थीटा की जगह टैन 45 आएगा, बिकॉज थीटा इज ऑलरेडी डिफाइंड, ओके। सो टैन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज परपेंडिकुलर जो मेरी हाइट है वो ट्री की, P अपॉन B। So tan 45 degrees is equal to P is P that I have to find, and B की जगह मैं लिख दूंगा 100 because it is already given। अब यहाँ पे मेरे पास tan 45 रह गया और P रह गया, बाकी तो सॉल्व है। tan 45 की वैल्यू मैं अपने चार्ट से देख लूंगा फटाफट, अगर मैंने मेमोराइज किया होगा तो फटाफट बता दूंगा क्या है। tan 45 मेरे पास है 1, तो इस पूरे के पूरे tan 45 की जगह मैं पुट कर दूंगा 1 बाय यूजिंग टी रेशियोज। तो बस फिर क्या था, 1 इज इक्वल टू P बाय 100, 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 100 इंटू 1 100, सो देयरफॉर P इज इक्वल टू 100, यहां से मेरा निकल जाएगा। देयरफॉर द परपेंडिकुलर हाइट, दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री हेयर, was also 100 meters, and यही मेरा है आंसर। तो आपने देखा मैंने कैसे टी रेशियोज को यूज करके आंसर निकाला। एक या दो क्वेश्चन करवाता हूँ आपके साथ, शेयर करते हैं। चलो क्वेश्चन बनाते हैं।
सपोज एक हाइट से पीपीजी नीचे देख रहे थे, यहां कहीं पीपीजी खड़े थे हमारे, वो इस हाइट से नीचे देख रहे थे, ठीक है। ये एक्चुअल में कोई माउंटेन था बड़ा सा, यहां तक पीपीजी चढ़ के गए और इस हाइट से वो यहां देख रहे थे। फॉर्चुनेटली हमें पता था कि जो पीपीजी की माउंटेन की बेस है और ये डिस्टेंस है ये 50 मीटर्स है, पहाड़ पे चढ़ते तक 250 मीटर्स कर लेते हैं, ठीक है, ये 250 मीटर्स है। अब पीपीजी ये पता करना चाहते थे कि जिस पहाड़ की चढ़ाई उन्होंने यहाँ से चढ़ चढ़ के ख़त्म की है, यहाँ पहुँचे हैं, उसकी हाइट कितनी है। तो वो जानना चाहते थे कि ये हाइट कितनी। पीपीजी ने जैसे ही नीचे नज़र डाली थी तो उनका लाइन ऑफ साइट, मतलब उनका जो एंगल बना था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, ये एंगल है, ठीक है, वो था 60 डिग्रीज, ठीक है। हमने क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, ठीक है। अगर आप इसी क्वेश्चन को मेरे पिछली स्लाइड से कंपेयर करोगे तो आपको फुल क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि क्या थे वैल्यूएशन वाले क्वेश्चन और कैसे उसको हम आज सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो चलते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। पीपीजी किसी हाइट पे खड़े थे, हमने मान ली किसी पहाड़ की चोटी पे खड़े थे और वो चाहते थे कि मैं देखूं मैंने कितना ही ट्रैवल करके मेरी कितनी हाइट है, मतलब उस पहाड़ की कितनी हाइट है। तो उनने क्या किया, वहाँ से नज़र जब यहाँ तक डाली, उन्हें पता चल गया कि वो एंगल कितना बना रहे थे, 60 डिग्री इस हाइट के साथ, ठीक है। अगर वो 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो गया, ये मैं आपको कल बता चुका हूँ क्यों, ठीक है। अब पीपीजी को सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं एक ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, या तो एक एंगल, कोई भी एक एंगल, और कोई भी एक साइड। एंगल उन्हें मिल गया था ये 60, जिससे उन्हें ये 60 बना दिया, दैट इज पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये 60 भी मिल गया, ये लेंथ भी दी थी, बस अब पीपीजी को एनालाइज करना था कि मैं अपने 3 फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। वो फॉर्मूले हैं साइन, कॉस और टैन के। साइन है सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। यहाँ पे जो मुझे निकालना है वो है इस पहाड़ की हाइट, दैट इज माई परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो मुझे गिवन है वो बेस है, परपेंडिकुलर और बेस कहाँ आता है, अगेन टैन में आता है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं टैन 60 डिग्री लगाऊंगा अपने वाइट वाले ट्राइंगल में, टैन 60 लगाऊंगा। टैन 60 से मेरा मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज परपेंडिकुलर क्या है, हाइट ऑफ माउंटेन, दैट इज मेरा परपेंडिकुलर, अपॉन बेस क्या है 250 मीटर्स, मुझे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो अब टैन 60 क्या है ये वैल्यू मैं देखूंगा अपने चार्ट से, ये रहा मेरा चार्ट। टैन 60 डिग्रीज पे वैल्यू दे रहा है √3, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं पूरे के पूरे टैन 60 की जगह क्या लिख दूंगा, √3। तो टैन 60 की जगह मैं लिख दूंगा √3 इज इक्वल टू हाइट ऑफ द माउंटेन दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन 250। देयरफॉर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू दैट इज हाइट ऑफ द माउंटेन इज इक्वल्स टू √3 इंटू 250, ये मेरा आंसर हो जाएगा इन मीटर्स, दैट्स इट। √3 की आप वैल्यू 1.73 भी पुट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट है, वरना नहीं करना है। तो आपने सीखा कि कैसे एक हाइट पे ऑलरेडी मैं खड़ा था और मैंने अपने ट्राइंगल के किसी 2 पैरामीटर्स को यूज़ करके बता दिया कि वो हाइट कितनी है। इससे पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा कि कैसे मैं नीचे खड़ा था और एक लंबी सी चीज़ जैसे कोई पेड़ है उसकी हाइट कैसे मैंने पता कर ली। तो लास्ट टाइम तो मैंने आपको सिर्फ एनालाइज करना सिखाया था कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, आज मैंने आपको सॉल्व करना भी बता दिया। कुछ भी नहीं है, साइन कॉस टैन आपको समझ आ चुका है, टी रेशियोज आपको लर्न करनी है, पर वो भी अब इजी हो गया। सिर्फ अपने साइन वाला लंबा एक पैरामीटर याद करना, कॉस वाला उसका उल्टा लिखो, टैन के लिए आप उसे डिवाइड करो, और बाकी तो आपस में उल्टे होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी स्लाइड में बता दिया अपनी।
तो गाइस आज हमने पढ़ लिया कि कैसे एक पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके मैं ट्रायंगल की 3 साइड्स में से एक साइड को निकाल सकता हूँ अगर 2 गिवन है तो, कि कैसे साइन कॉस टैन को हम यूज़ करके अपने बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के कंसेप्ट को रिलेट करते हैं, कि कैसे अपने टी रेशियोज को यूज़ करके अपने क्वेश्चंस में हम पुट करते हैं और वहाँ से आंसर्स को डिराइव करते हैं। ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बता दिया है कि ये क्वेश्चंस को एनालाइज कैसे करना है। इससे तो आज के लिए इतना ही है। पहले तो मैं ये बता देता हूँ, आने वाले इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन काउंटर करने वाले हैं, जहाँ हमने एंगल ऑफ एलिवेशन भी सीखा है, उस पर भी क्वेश्चन करने हैं, डिप्रेशन पे भी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और जहाँ एलिवेशन डिप्रेशन दोनों ही लग रहे हैं कब अगर किसी क्वेश्चन में, तो वो भी सॉल्व करने हैं, ठीक है, फाइन। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं गाइस। मुझे होप है कि आपको समझ आ गया होगा, और मेरा जो प्रॉमिस मैंने आपके साथ किया था कि मैं सिर्फ 2 लेक्चर्स में आपको एलिवेशन डिप्रेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दूंगा, वो भी मैंने आज कंप्लीट किया है। हाँ, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है हमने, और टफ से टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। अगली वीडियो में जब भी लेके आऊँगा हम ढेर सारे खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैथमेटिकल क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे समझाऊंगा, अपनी प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल फॉर्मूलेस के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे एनालाइज करके हम सोच सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहने वाला है, पहली बात, और फिर कैसे हम ये एनालाइज करें कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगना है। और टी रेशियोज में आपसे आशा करता हूँ कि अगले दिन जब आप मुझसे अगले लेक्चर पे मिलेंगे तो टी रेशियोज आपको ऑलरेडी याद होंगी, क्योंकि अगर आपको याद रहेंगी तो आप मेरे साथ फटाफट क्वेश्चन निकालेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। शब्बा खैर, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आई होप आपको अच्छे से समझ आई है। आप प्लीज़ अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। आपके साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम करेंगे इसी लेक्चर पे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।